सिंथेसिस में आज आपको पढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, किस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जैसे आप सिंपल सेंटेंस जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो आपने सीखा कि सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें एक नाइट वर्ब हो, मतलब एक परिमित क्रिया हो। आपको मैंने बताया। अच्छा, इसमें क्या शर्त है, कैसे आप देखोगे किसी वाक्य को कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी सेंटेंस का वो कॉम्प्लेक्स है भी या नहीं। जब ये जानोगे तभी बनाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैंने कॉम्प्लेक्स में ही वाक्य को बनाया है। इसको जानने के लिए परिभाषा एक है इसकी कि किस प्रकार से आप देखोगे, तो आप लिख भी सकते हो। लिखना, हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना प्रारंभ कीजिए। वह वाक्य जिनमें एक डिपेंडेंट तथा एक इंडिपेंडेंट, वह वाक्य जिनमें एक डिपेंडेंट तथा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, वह वाक्य जिनमें एक डिपेंडेंट तथा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं मतलब एक वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो, डिपेंडेंट हो मतलब निर्भर हो, अपने आप पर ही निर्भर हो, अपना पूरा अर्थ देता हो। निर्भर होने का अर्थ क्या है, अपना पूरा अर्थ देता हो। और एक वाक्य उसमें इस प्रकार का भी हो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के सहारे उस वाक्य से जुड़ा हो, जिसका अर्थ उस वाक्य के बगैर अधूरा हो, जिसका अर्थ उस वाक्य के बगैर अधूरा हो, तभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तभी इसको हम मानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। मतलब एक अपने आप में पूर्ण हो, अर्थ देने वाली, और एक अपूर्ण हो, एक पूर्ण अर्थ न दे पाती हो। बात समझ गए? तब उसको हम क्या मानेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे उदाहरण में लिख लीजिए, दैट यू आर ए थीफ, that you are a thief is known to all, is known to all, is known to all। अच्छा, इसको हिंदी में अगर अर्थ निकालें तो अर्थ आता है सभी जानते हैं कि तुम एक चोर हो। अब एक वाक्य है सभी जानते हैं और एक कि तुम एक चोर हो, दो वाक्य हैं इसमें। तो एक जो सभी जानते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र है, सभी जानते हैं स्वतंत्र है, ये अपना अर्थ भी देती है पूर्ण। अच्छा, दूसरी है कि तुम एक चोर हो, इसमें जो कंजक्शन लगा है दैट सबऑर्डिनेटिंग, जो की का अर्थ देता है कि तुम एक चोर हो, ये अपने आप में अपूर्ण अर्थ हो जाता है। कि तुम एक चोर हो अर्थात कि इसमें कोई और वाक्य है, ये बताता नहीं बताता है, अपूर्ण अर्थ यहां पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एक क्लॉज किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई होगी। अब वो कंजक्शन दैट हो सकता है, इफ वेदर भी लगता है, हु होता है, हुयर होता है, वो सिचुएशन के अनुसार लगाया जाता है, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे अभी। तो अब लिखो लिखो, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। हेडिंग डालो, दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिला, साधारण दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के तीन रूल हैं, आपको सिंथेसिस में पढ़ने पड़ेंगे।
नंबर एक होगा नाउन क्लास। नाउन क्लास का प्रयोग करके नंबर एक क्या होगा? नाउन क्लास। नाउन क्लास। नंबर दो एडजेक्टिव क्लास। नंबर तीन एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास। ये तीन विधि का प्रयोग करके हम सिंथेसिस बनाएंगे, यहाँ साधारण वाक्यों को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, संश्लेषित किया जाएगा। तो आज लेते हैं सबसे पहले नाउन क्लास। नाउन क्लास पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हेडिंग डालो नाउन क्लास। वह क्लास होती हैं जो वाक्य में नाउन क्लास वह क्लास होती है जो वाक्य में कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में प्रयोग की जाती है। अब जानते हो नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब संज्ञा। अच्छा, संज्ञा वाक्य में काम क्या करती है? संज्ञा का काम होता है वाक्य में सब्जेक्ट बनना। क्या होता है? सब्जेक्ट बनती है, या फिर ऑब्जेक्ट बनती है, या फिर नाउन कंप्लीमेंट भी बना देते हैं, कंप्लीमेंट के रूप में उसको बनाते हैं। बात समझ में आई? इन तीन रूपों में इसको हम परिवर्तित करते हैं, संज्ञा को इस तरह से मतलब प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको सिंथेसिस बनाने में आपको यहाँ 5 तरीके सिखाए जाएंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे। लेकिन पहले ये समझो नाउन क्लॉज होता क्या है। नाउन क्लॉज का मतलब है कि वाक्य में कर्ता का काम करेगा, या कर्म का करेगा, या कंप्लीमेंट का काम करेगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब क्लॉज क्या होती है? दूसरी बात समझो, हेडिंग डालो क्लॉज। वह पूर्ण या अपूर्ण वाक्य, वह पूर्ण या अपूर्ण वाक्य जिनमें अपना स्वयं का, वह पूर्ण या अपूर्ण वाक्य जिनमें अपना स्वयं का कर्ता और क्रिया हो। कर्ता और क्रिया हो। देखो, एक क्लॉज, क्लॉज तभी मानी जाएगी वो। फ्रेज मतलब वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश ले सकते हैं, उसमें ये शर्त नहीं है कि उसमें कर्ता और क्रिया होना चाहिए, ऐसी शर्त फ्रेज में नहीं है। लेकिन क्लॉज में क्या शर्त है? क्लॉज हम तभी किसी वाक्य को तभी बोलेंगे, किसी वाक्य में क्लॉज कब होगा? जय समझती, क्लॉज कब होगा? जब उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी होगा। सब्जेक्ट वर्ब होगा तभी उसको हम क्लॉज कह सकते हैं। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है, शर्त पूरी नहीं हो रही है। बात समझे? अच्छा, अभी मैंने ऊपर जो उदाहरण लिखवाया, दैट, देखो अभी ऊपर लिखे हो दैट यू आर ए थीफ, उसमें यू क्या है? सब्जेक्ट है, और आर क्या है? वर्ब है कि नहीं है? तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, ये थीफ उसमें ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ। लेकिन दैट यू आर ये थीफ, ये पूरा मिल करके एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? नाउन का। अच्छा, नाउन का काम कर रहा है, और वो क्लॉज है। क्लॉज का मतलब, क्लॉज क्या होती है? क्लॉज में अपना सब्जेक्ट होता है, अपनी वर्ब भी होती है। अब नाउन क्लॉज क्या होता है? दोनों को मिला करके, मतलब क्लॉज तो है वो, लेकिन काम नाउन का कर रहा है। बात समझ में? नाउन का काम कर रहा है। अब नाउन का काम क्या होता है? मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में या कंप्लीमेंट में प्रयोग किया जाता है। बात समझे? तो नाउन क्लॉज को समझने के लिए आपको क्या देखना होगा कि जिनमें अपना स्वयं का सब्जेक्ट हो, अपना वर्ब हो, और वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के रूप में वाक्य में प्रयोग किया गया हो, तो वो क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज कहलाएगा। चलिए
लिखना प्रारंभ कीजिए। इसको निम्न 5 तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। इनको निम्न 5 तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ये वर्ब। सब्जेक्ट टू ये वर्ब। चलो इसमें वाक्य लिखो, यू आर ए थीफ, इट इज नॉट टू ऑल। यू आर ए थीफ, इट is not all. not Yes. to all। Yes. ईट को यहाँ सब्जेक्ट बना। यहाँ देखो बच्चा, ध्यान दो यहाँ पर। ये वाक्य है, यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो, साधारण वाक्य है। ये भी कह रहा है इट इज नॉट टू ऑल, ये सभी जानते हैं। अब हम यहाँ कौन सा प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट टू वर्ब। मतलब इस पूरे को सब्जेक्ट बनाएंगे और जोड़ेंगे वर्ब से। बात समझ में आई? Yes, sir. इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट टू वर्ब। तो अब यहाँ कंजक्शन लगाएंगे दैट। Yes, sir. अभी जो लिखवाए वही है ये, दैट यू आर अ थीफ, आर ये थीफ। थीफ। अब ये पूरा हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज है। क्या है? Noun और नाउन क्लॉज काम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट का। बात समझ में आई? Yes, sir. दैट यू आर ए थीफ इज, वर्ब से जोड़ेंगे सर। हाँ, इज क्या है? वर्ब। वर्ब। नॉन टू ऑल। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 लिखो, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इधर आगे वर्ब से जोड़ जोड़ेंगे। देंगे। बात समझ में आई? यस सर। इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। इस प्रकार से चलिए लिखिए, राम इज अ डल बॉय। एक वाक्य हो गया। Yes, sir. दूसरा है एवरी टीचर नोज इट। एवरी टीचर Knows it. नोज इट। अब देखो, सर। राम एक आलसी लड़का है। यस सर। सभी टीचर नोज इट। सभी अध्यापक क्या जानते हैं? यस सर। तो हम इसको कह सकते हैं सभी अध्यापक जानते हैं कि राम एक, है ना? एवरी टीचर अच्छा, नोन इट। अब ये क्या है? वर्ब। नोज क्या है? वर्ब। वर्ब। अच्छा, अब इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट पूरा। ये पूरा हो जाएगा नाउन क्लॉज, काम करेगा ऑब्जेक्ट और जोड़ देंगे किससे? It। वर्ब से। वर्ब से। इसको हटाएंगे यहाँ से, इज लगाएंगे। कुछ नहीं। नो वर्ब है अपने आप में। अच्छा, सर। नोज जानता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, नहीं बन गया? यस सर सर। प्रत्येक अध्यापक जानता है। प्रत्येक अध्यापक एवरी टीचर नोज जानता है। राम दैट क्या लगाओगे? दैट। दैट की प्रत्येक अध्यापक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाओगे तभी तो जुड़ेगा। यस सर। एवरी टीचर नोज दैट। प्रत्येक अध्यापक जानता है कि राम इज ए डल। हाँ, ये पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये इधर से बन गया ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ऑब्जेक्ट टू वर्ब। बात समझ में आई? इस तरह से चलो ऑब्जेक्ट टू ये प्रीपोजिशन। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट बना करके प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? हाँ, प्रीपोजिशन के साथ जोड़ेंगे। चलिए लिखिए, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे। आई
told you that that yesterday yesterday अच्छा अगला वाक्य है यू मस्ट रिलाई ऑन इट यू must must rely rely on it. on it देखो आई टोल्ड यू दैट yesterday मैंने जो तुम्हें कल बताया था अच्छा यू मस्ट रिलाई ऑन इट तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा अच्छा तुम्हें विश्वास करना होगा जो मैंने कल बताया था ठीक तो अब यहाँ किस प्रकार से जोड़ेंगे पहले ये वाक्य लिखेंगे लिखना तो यू मस्ट रिलाई ऑन क्या है प्रीपोजिशन ऑन क्या है प्रीपोजिशन यू मस्ट रिलाई ऑन must rely on अच्छा ऑन के बाद दैट अब यहाँ नहीं लगाएंगे यहाँ पे अर्थ निकालना है जो तो जो हम लगाएंगे व्हाट जो मैंने कल तुम्हें बताया था ऐसा अर्थ आएगा व्हाट आई टोल्ड यू yesterday दैट हट जाएगा सर अब देखो यहाँ अब किससे जोड़ा है ये इतना है नाउन क्लास क्या है नाउन क्लास और जुड़ी किससे प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन से इसलिए क्या हुआ और काम है ऑब्जेक्ट में कहाँ पर रखी है Object. ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट टू या प्रीपोजिशन हाँ तो क्या बोलेंगे इसको ऑब्जेक्ट टू या प्रीपोजिशन बात समझ गए इस तरह से नंबर 4 तो इसमें ये होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और जुड़ेगा सेंटेंस प्रीपोजिशन से नहीं सिर्फ प्रीपोजिशन से नहीं अभी तो इसके पहले मैंने क्या बताया ये वर्ब टू ये वर्ब अर्थात कंप्लीमेंट बनाकर वर्ब के साथ जोड़ेंगे कहने का अर्थ ये बात समझ में आई तो लिखो वाक्य राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन failed in the examination. Ram has failed in the examination. The reason is his carelessness. The reason is his carelessness. देखो राम परीक्षा में असफल हो गया है राम परीक्षा में असफल हो गया है द रीजन इज हिज केयरलेसनेस कारण उसकी लापरवाही है तो अब देखिए द सर हाँ अपनी लापरवाही के कारण वह एग्जामिनेशन में यह कारण है ये ना ऑफ राम्स अब लगाएंगे काम अब इसको बनाएंगे नाउन फेलियर ठीक द रीजन ऑफ राम्स फेलियर मतलब राम की असफलता का कारण इन द एग्जामिनेशन परीक्षा में in the examination is that he is careless अब ये समझो ये इतना पूरा नाउन कम्प्लीमेंट है क्या है नाउन ये इतना पूरा नाउन कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और यहाँ क्या है वर्ब और वर्ब से जोड़ दिया गया है बात समझिए और इसको थोड़ा परिवर्तन अपने पास से करना पड़ा है वाक्य को सही बनाने के लिए बात समझ में आई
राम की असफलता, राम की परीक्षा में असफलता का कारण है, उसकी कारण है कि वह लापरवाह है, कि वह लापरवाह है। कि वह लापरवाह। तो ये कि वह लापरवाह है, कि वह लापरवाह है, जो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। Dependent। मतलब ये इस पर निर्भर करती है। बात समझ में आई? और ये क्या है, कंप्लीमेंट का काम कर रही है। कौन सा काम? Complement। कंप्लीमेंट का। और कंप्लीमेंट बना करके जोड़ा गया किससे है? वर्ब से। वर्ब से। वर्ब से। बस ये याद रखना है। केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन टू ये नाउन, टू ये नाउन। अच्छा, केस इन एपोजिशन मैंने सिंपल वाक्य बनाते समय पढ़ाया आप लोगों को। केस इन एपोजिशन का मतलब होता है कि जो नाउन की व्याख्या है वो नाउन के बगल में, जो नाउन की व्याख्या है वो नाउन के बगल में। यही ना बताया आपको। तो यहाँ पर भी यही करना है। चलो लिखो, वाक्य भी समझ में आ जाए। गांधी जी वाज शॉट डेड। गांधी जी was shot dead। अच्छा, अगला वाक्य है द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। द न्यूज spread all over the country all over the country like a wildfire। ये Bird। वाइल्ड फायर। अब यहाँ देखो, गांधी जी मार दिए गए थे। गांधी जी मार दिए गए थे। यह खबर पूरे देश में जंगल के आग की तरह फैल गई। वाइल्ड फायर माने जंगल की आग, है ना। यह खबर पूरे देश में जंगल की तरह फैल गई। अब इसको हम किस तरह प्रयोग करेंगे? केस इन एपोजिशन के रूप में, नाउन के बगल में एपोजिशन बना करके उसकी व्याख्या को उसके बगल में दो कामे के बीच में रख देंगे और उसको आगे वर्ब से जोड़ देंगे। बात समझ में? इस तरह से लिखना प्रारंभ करो। द न्यूज, यह खबर, द न्यूज दैट गांधी जी was shot dead। ये काम कर रही है नाउन का। किसका काम कर रही है? नाउन Noun। क्लाज का। बात समझ में आई? Yes, sir। अब दो काम है बीच में। अब खबर यही है, ये नाउन ही है। खबर, नाउन क्या है? खबर है। अच्छा, इसकी व्याख्या है ये क्या है कि गांधी जी मार दिए गए थे। तो इसके बगल में हमने इसको एपोजिशन में रख दिया। एपोजिशन माने ठीक बगल में, इसकी व्याख्या को ठीक बगल दो कामे के बीच में रख दिया। अब आगे लिखेंगे द न्यूज दैट गांधी जी वाज शॉट डेड स्प्रेड। स्प्रेड है वर्ब, यहीं से शुरू करेंगे। स्प्रेड, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक, पूरा लिख देंगे ये वाइल्ड फायर। अच्छा, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, सम इंपोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखो। सम इंपोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सम इंपोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
कंजक्शन जिनका प्रयोग नाउन क्लास बनाने के लिए किया जाता है, जिनका प्रयोग नाउन क्लास बनाने के लिए किया जाता है। हु, which, where, why, who, which, where, why, what, when, that. What, when, that आदि। देखो नोट, नोट जब नाउन क्लास में की क्या का अर्थ आए, नोट जब नाउन क्लास में की क्या की क्या का अर्थ आए तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे लिखिए एक उदाहरण, ही मे बी इनोसेंट, ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। देखो यहां पर वह निर्दोष हो सकता है, इनोसेंट माने निर्दोष, वह निर्दोष हो सकता है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा जब दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह निर्दोष है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह निर्दोष है, इस तरह से बनेगा। तो लिखेंगे आई डोंट नो, हाँ लिखो आई डू नॉट नो इफ या वेदर, चाहे जो लगा दो, चाहे इफ लगा दो या वेदर लगा दो। इफ ही इज इनोसेंट, इफ ही इज इनोसेंट। सर डू नॉट लगाएं या फिर डोंट लिख दें? हाँ डोंट लिख दो चाहे डू नॉट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके सर। बात समझ में आई? जबकि क्या का अर्थ आएगा तब कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ये इतनी बात याद रखना है। अच्छा लिखो, लिखो यदि वाक्य में जो कुछ का अर्थ आए यदि वाक्य में जो कुछ का अर्थ आए तो उसे व्हाट से व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे इट दैट इज राइट, लिखो दैट इज करेक्ट, you
said so। देखो वह सही है। You said so, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था। तो अब क्या कहेंगे, What you said, जो तुमने कहा था वह सही है ना। तो लिखेंगे what that was correct। What you said बन गया। That was correct what you said। नो अरे पहला वाक्य देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 9 बनाते हैं। सी विल गेट गुड मार्क्स, सी विल गेट गुड मार्क्स अगला वाक्य इसमें इट इज सर्टेन। इट इज सर्टेन। अब देखिए वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है। वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है। तो निश्चित है कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। अच्छा, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी जो है ये बनेगा नाउन क्लास, सब्जेक्ट में बनेगा। तो हम लिखेंगे दैट सी विल गेट गुड मार्क इज सर्टेन। सब्जेक्ट टू वर्ब बन गया। ये इतना पूरा क्या है, नाउन क्लास है। क्या है, नाउन क्लास। अब ये पूरा समझ लो सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब लगाकर जोड़ दिया। ठीक समझ गए ना। यस सर। दूसरा, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचर्स। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचर। चलो देखो भैया, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। ओमनी प्रेजेंट माने सर्वव्यापी। सर्वव्यापी माने सर्वव्यापी। ईश्वर सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी है। एवरी रिलीजन टीचर्स, प्रत्येक धर्म हमें सिखाते हैं। अच्छा, प्रत्येक धर्म हमें सिखाते हैं कि हाँ, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी। तो अब इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। अब इसको हम ऑब्जेक्ट टू वर्ब में बनाते हैं। Yes, sir. किसमें बनाते हैं, Object to verb। लिखते हैं एवरी रिलीजन टीचर्स, यस सर। एवरी रिलीजन टीच religion teach that God is omnipresent। यस सर। देखो ये क्या इतना बन गया, नाउन क्लास है। ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बन गया सर। ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन क्लास है। और ये वर्ब से पूरा जुड़ा यहाँ है। दैट से है ना। और किससे जुड़ा है, वर्ब से। वर्ब। टीच क्या है, वर्ब। चलिए नंबर 3 देखते हैं। सर ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब जुड़ा ना। अगला, द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड,
The two students quarreled full stop. अगला है I want to know the reason. I want to know the reason. अब देखो यहाँ जहां रीजन आ जाए वहां हमेशा क्लास वाई से जुड़ती है। किससे? वाई से। भाई कारण वाई से ही दिखाया जाएगा ना। तो आई वांट टू नो लिखेंगे आई वांट टू नो वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। अब यहाँ देखो भैया, यहाँ से पूरा ये क्या है? नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज। और नो वर्ब है। नो क्या है? वर्ब है। हालांकि इंफिनिटिव है ना, लेकिन है वर्ब ही। ठीक, ये जुड़ा है इससे। आई वांट टू नो व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। मैं जानना चाहता हूं तो विद्यार्थियों ने क्यों झगड़ा किया। कि क्यों झगड़ा किया, कि क्यों। अब क्या आता है कि क्यों। ये इतना क्या हुआ? नाउन क्लॉज। कुछ समझ में आ रहा है? अगला देखो नंबर 4, शी मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। ये तो अभी मैंने बनवाया है, ये तुम बना भी लोगे। शी मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा? अभी बनवाया मैंने।